गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एसी सर्किट स्टार्ट किया था। हमने तीन कंपोनेंट स्टडी कर लिए थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। तो अब तीनों का हमें कॉम्बिनेशन करना है। तीनों का क्या करना है? हमें कॉम्बिनेशन और सीरीज में करना है। तो जब हम उसका कॉम्बिनेशन सीरीज में करेंगे तो हमें बेसिक जो कंपोनेंट का स्टडी किया है हमने, वो हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मींस अगर हम इंडक्टर ले ले, इंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो अब ईएमएफ लैग करता है या लीड करता है आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर में भी जब करंट फ्लो करता है तो ईएमएफ लैग करता है या फिर लीड करता है, वो आपको पता होना चाहिए। तीनों कंपोनेंट का आपको पता होना चाहिए कि कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हमने क्या किया है, कंसीडर अ प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। अब एक सोर्स के साथ हमने एलसीआर सर्किट को कनेक्ट किया है, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है एज रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। दैट इज रेजिस्टर का वैल्यू आर होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी होगा और इंडक्टर का इंडक्टेंस एल होगा। ठीक है, इन तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनमें से करंट सेम फ्लो करेगा, तीनों में से करंट क्या करेगा? सेम फ्लो करेगा। सो द करंट एट एनी इंस्टेंस थ्रू द थ्री एलिमेंट हैज सेम फेज एंड सेम एम्पलीट्यूड। तो तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस थ्री कंडक्टर क्या होगा? देन वोल्टेज अक्रॉस थ्री एलिमेंट, तीन अगर एलिमेंट है हमारे तो वोल्टेज क्या होगा? पहला वोल्टेज होगा हमारा ई आर, रेजिस्टेंस क्या है? ई आर। ई आर को हम लिखेंगे आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। देन इंडक्टर के यहाँ होगा ई एल, आई इंटू रेजिस्टेंस का काम इंडक्टर के में कौन करता है? दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसे हम कहेंगे एक्सएल। एंड नेक्स्ट ई सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। ये हमें पता है कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस जैसा काम रिएक्टेंस करता है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हो गए हमारे ईएमएफ। अब देखो करंट तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो तीनों के लिए करंट सेम रहेगा, लेकिन ईएमएफ या फिर वोल्टेज लैग या लैग करेगा या फिर लीड करेगा। तो अब हम मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन सेम है। देखो रेजिस्टेंस के लिए स्टडी करते हैं। करंट करंट इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता। ये भी आएगा हमारा आर, ई आर, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। फेजर याद करो, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर हम कैपेसिटर लेते हैं तो कैपेसिटर में करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईएमएफ या फिर वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है थ्रू 90 डिग्री। कितने से? 90 डिग्री से लैग करता है। और अगर इंडक्टर के लिए हम सोचे तो इंडक्टर के लिए क्या करता है? ये 90 डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से लीड। तो वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है ईएल के लिए। तो इंडक्टर में 90 डिग्री से ईएमएफ करंट को लीड करेगा, कैपेसिटर में 90 डिग्री से लैग करेगा वोल्टेज, और इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों भी सेम होंगे। तो ये समझ में आ गया। अब इन तीनों को इस तरह से हम देख रहे हैं तो इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे? फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अब फेजर डायग्राम हम सॉल्व करते, तो ये कंडीशन समझ में आ गया। इंडक्टर voltage lead the current by phase 90, in capacitor voltage lag the current by 90 degree, और in resistor in same phase, दोनों भी सेम फेज में रहेंगे तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो अब हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
अब आते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए करंट हमारा एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो करंट हम यहाँ लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, करंट का वैल्यू दैट इज I0, और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब करंट को ड्रॉ कर लेता हूँ पहला। सो करंट होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा हमारा करंट I0, ये होगा हमारा करंट I0। अब आते EMF के वैल्यू पे। चलो EMF रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर का EMF सेम लाइन में होगा, मीन्स रेजिस्टर का EMF यहीं पे होगा ER। इंडक्टर के लिए 90 डिग्री से आगे होगा, इंडक्टर के लिए 90 डिग्री से आगे होगा। सो इंडक्टर के लिए ये होगा 90 डिग्री से आगे। और इसे हम कहेंगे EL। और कैपेसिटर के लिए ये होगा पीछे नीचे, ये होगा हमारा EC। EL ऊपर, EC नीचे 90 डिग्री से, ठीक है। तो अब इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम OA, इसको OC, इसको OD नाम दे देते, OD नाम देते, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो हमारा वोल्टेज ऑफ इंडक्टर मीन्स EL और EC का डायरेक्शन अपोजिट है 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा, दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म में दोनों को लेते, एक ऊपर है एक नीचे, मीन्स 180 डिग्री दोनों में एंगल है, तो इन दोनों में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो जब सब्सट्रैक्शन होगा तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगा इस वेक्टर का, दैट इज EL माइनस EC। अब हमने इस कंडीशन के लिए EL को ग्रेटर माना है, EL इज ग्रेटर देन EC। अगर EC ग्रेटर होगा तो ये वेक्टर नीचे चला जाएगा। अब हमारे पास EL और EC का रिजल्टेंट आ गया, और ये तीसरा वेक्टर R है, ये तीसरा वेक्टर हमारा ER है। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का क्या करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आएगा, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट E0, इसको हम नाम देंगे K। तो अब देखो हमने क्या किया, वन सेकेंड में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमने क्या किया, पहले XY एक्सिस पे फेजर ड्रॉ किया, फेजर पहले रेजिस्टर के लिए तैयार किया। तो करंट हमारा एक्स एक्सिस पे, उसी लाइन पे क्या रहेगा, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर या ER, सेम वेक्टर, उसे हमने नाम दे दिया OA। अब करंट और EMF इंडक्टर में 90 डिग्री से आगे रहता है, तो EL का वैल्यू हमारा आगे रहेगा 90 से, तो ये Y एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव साइड में। और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज या फिर EMF पीछे रहता है 90 डिग्री से, तो ये माइनस Y एक्सिस पे आएगा। अब दे दो ये दो वेक्टर अगर हम देखेंगे, ये दो वेक्टर EL और EC ये अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। हमने माना कि EL ग्रेटर है, तो EL में से EC को माइनस कर दिया, तो हमें वैल्यू मिला EL माइनस EC, ये एक वेक्टर मिला। और दूसरा हमारा ER, तो ये अब ये डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा E0 क्या है, रिजल्टेंट है, इसे हमने नाम दे दिया ओके, ठीक है। सो द रिजल्टेंट ऑफ, और इसको हम नाम देंगे OB, इसको हम नाम देंगे OB।
सो रिजल्टेंट ऑफ OA and OB, OA and OB is डायगोनल। ये देखो, ये डायगोनल है हमारा, डायगोनल ओके इज ये हमारा रिजल्टेंट है। अब ओके का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देयरफॉर ओके इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वेक्टर लॉ हमने अप्लाई किया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। देन OA का वैल्यू हमें पता है और OK का वैल्यू भी हमें पता है। तो OK का वैल्यू क्या है हमारा E0, OK का वैल्यू है E0। OA का वैल्यू है हमारा ER स्क्वायर प्लस OB का वैल्यू EL माइनस EC, EL माइनस EC स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास इनका वैल्यू है। सो E0 इज इक्वल टू अंडर रूट ER का वैल्यू देखो क्या है IR, इसका वैल्यू क्या है IR, या फिर हम मानते हैं इसको I0, पीक वैल्यू ले लेते हैं I0R, यहाँ का वैल्यू क्या है I0 स्क्वायर प्लस यहाँ I0 XL माइनस I0 XC स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब इसमें से I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट में बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। I0 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये हो बचा ब्रैकेट में वाला टर्म। अब I0 को भी बाहर ले लेंगे तो ये होगा E0 इज इक्वल टू I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ओके, अब I0 को यहाँ लेके जाएंगे, E0 डिवाइडेड बाय I0 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इसी को हम कहेंगे Z, इसी को हम कहेंगे Z, इस वैल्यू को क्या कहते हैं Z। अगर ओहम्स लॉ से हम कंपेयर करें, कंपेयर विथ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, सो ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओहम्स लॉ में V अपॉन I क्या होता है इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस का काम यहाँ कौन कर रहा है Z, तो हियर Z इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसा, सो इट इज इफेक्टिव अपोजिशन। तो अपोज करने का काम कौन कर रहा है Z, दैट इज कौन सी क्वांटिटी है ये R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC। ये क्या कर रहा है अपोजिशन ऑफर कर रहा है, ये क्या कर रहा है अपोजिशन ऑफर कर रहा है। इसी को कहा जाता है ये, इसी को कहा जाता है इम्पीडेंस। सो इट इज नोन एज इसी को कहा जाता है इम्पीडेंस। ओके, सो ये हमारा इम्पीडेंस है जो कि सर्किट में अपोजिशन क्रिएट करता है। अपोजिशन डिपेंड ऑन R, XL एंड XC, तीनों कंपोनेंट है तो तीनों पे ये डिपेंड करेगा इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ इम्पीडेंस, इट इज रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू RMS करंट। और इसका ऐसा यूनिट होगा ओहम, सेम
रेजिस्टेंस से हमने कंपेयर किया तो ये भी सेम काम करता है। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसे कहते हैं एडमिटेंस, उसे क्या कहते हैं, एडमिटेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज अ एडमिटेंस, और इसका यूनिट होगा ओहम इनवर्स या फिर सीमेंस। एडमिटेंस का यूनिट क्या होगा, ओहम इनवर्स या फिर सीमेंस। तो ये समझ में आ गया। सिंपली हमने क्या किया, फेजर ड्रॉ किया और फेजर से हमने सिंपली वेक्टर को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गया। अब ये तो आ गया, अब रिजल्टेंट हमें मिल गया, रिजल्टेंट E0 का वैल्यू हमें मिल गया, तो E0 यहाँ आ रहा है, E0 का वैल्यू हमें मिल गया, E0 यहाँ आ रहा है। तो अब E0 और यहाँ एंगल कितना होगा, अल्फा। अब इस अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम tan अल्फा का यूज करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला अपोजिट, दैट इज AK बाय एडजेसेंट OA। अब AK का वैल्यू क्या है, देखो AK इज नथिंग बट OB, सो OB बाय OA, OB बाय OA, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू OB का वैल्यू EL माइनस EC और OA का वैल्यू ER। अब हमारे पास EL और EC का वैल्यू वो पुट करते हैं। EL क्या है, I0 XL माइनस EC का वैल्यू I0 XC डिवाइडेड बाय I0 R। अब I0 कट हो जाएगा कॉमन आके, तो बचेगा क्या अब हमारे पास, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, and therefore alpha is equal to tan inverse of XL minus XC upon R, XL upon XC upon R। ये समझ में आ गया। तो हमने Z का वैल्यू भी फाइंड किया, E0 का वैल्यू भी फाइंड किया और अल्फा का भी वैल्यू फाइंड आउट किया। तो करंट से EMF कितने आगे रहेगा या पीछे रहेगा, अल्फा से ये आगे रहेगा या फिर पीछे रहेगा, अल्फा से ये आगे रहेगा या फिर पीछे रहेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको नोटेशन दे सकते। तो करंट का वैल्यू तो अब हमारा फिक्स रहेगा, करंट का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो अब हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर करंट हमने स्टार्ट किया था I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, और E का वैल्यू हमारा होगा E0 साइन ओमेगा टी, और हमारा फेज कितना आया, प्लस माइनस अल्फा, क्या आया, प्लस माइनस अल्फा। ये देखो हमने फाइंड किया अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स। तो अब इस अल्फा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि EMF लीड करेगा कि लैग करेगा। तो अब हमने वैल्यू लिखना है, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू EL माइनस EC, या फिर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं XL माइनस XC अपॉन R, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। अब इसके तीन केस हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ XL इज इक्वल टू XC, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो ये आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। ओके, देन tan अल्फा इज इक्वल टू 0, tan अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट इन फेज, दोनों भी फेज रहेंगे, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, इसका वैल्यू 0। सो I एंड E इन फेज, ये दोनों क्या रहेंगे, फेज में रहेंगे, कोई भी आगे या कोई भी पीछे नहीं रहेगा, तो दोनों भी क्या रहेंगे, फेज में रहेंगे, इन फेज। ओके, तो ये समझ में आ गया, दोनों भी फेज। तो इसमें अब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसे एक्ट करेगा, इसमें इंडक्टिव और कैपेसिटर का कोई भी पार्ट नहीं है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सो इट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। केस नंबर 2, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC, तो अब अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव,
अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एक्सेल का वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर में से कम नंबर हम माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो यहाँ अल्फा का वैल्यू प्लस होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। मीन्स अब ई लीड करेगा आई से बाय एंगल अल्फा। ओके, देन ई लीड्स करंट आई, ई लीड्स करंट आई बाय फेज अल्फा, बाय फेज अल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो एडअप होगा, क्या होगा, एडअप होगा इक्वेशन में, तो ये लीड करेगा बाय फेज। तो यहाँ डोमिनेंट कौन होगा, इंडक्टर डोमिनेंट होगा। इंडक्टर क्या होगा, डोमिनेंट, क्योंकि इंडक्टर सर्किट में फेज आगे रहता है, तो यहाँ डोमिनेंट सर्किट क्या होगा, इंडक्टर। तो इसमें इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट, ये क्या होगा, इंडक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट। अब नेक्स्ट थर्ड, इफ XC इज ग्रेटर देन XL। अब XC का वैल्यू ग्रेटर है, XC का वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर क्या आएगा, हेंस अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो अब ओमेगा टी से हमें अल्फा माइनस करना पड़ेगा, ओमेगा टी से हमें अल्फा माइनस करना होगा। देन EMF lags behind current by phase अल्फा। अब ये फेज से अल्फा से लैग कर रहा है, पीछे है, किसके पीछे, करंट के पीछे है, कितने फेज से, अल्फा इतने फेज से ये पीछे है। देन इस सर्किट को कहा जाएगा कैपेसिटिव या कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। तो ये कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग सर्किट है। इट इज कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। तो ये समझ में आ गया। हमने क्या किया, सिमिलरली देखो तीनों सीरीज लगा दिए, LCR को सीरीज लगा दिया, सीरीज लगाने के बाद उसमें से करंट सेम फ्लो करेगा, तो करंट को हम एक ही डायरेक्शन में रखेंगे और EMF को चेंज करेंगे। तो इंडक्टर में EMF 90 से आगे रहेगा, कैपेसिटर में इंडक्टर 90 से पीछे रहेगा और रेजिस्टेंस में इन फेज रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। उसके ऊपर से हमने फेजर ड्रॉ किया, उसके ऊपर से हमने क्या किया, फेजर ड्रॉ किया, ये हमारा फेजर हमने ड्रॉ किया। देन हमने फेजर मीन्स वेक्टर फॉर्म में सारी क्वांटिटी लिख दी। देन हमने फेजर को सॉल्व करके E0 का वैल्यू निकाला। E0 का वैल्यू हमारा क्या आया, E0 इज इक्वल टू I0 इन ब्रैकेट I R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब ये XL माइनस XC स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस जैसे वर्क करता है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस मीन्स सर्किट में अपोजिशन का काम कौन करता है, ये टर्म करता है। तो इस टर्म की वजह से सर्किट में अपोजिशन एक्ट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस। इसे हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस इज एनालोगस टू रेजिस्टेंस। तो ये भी अपोज करेगा AC सर्किट को। अब ये अपोज कर रहा है तो करंट आगे या पीछे जाएगा, करंट और EMF आगे या पीछे जाएगा। वो कितने फेज से जाएगा, अल्फा से आगे या पीछे जाएगा। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमने tan का वैल्यू फाइंड किया, tan का वैल्यू हमें मिल गया। अब इस tan के वैल्यू के ऊपर 3 केस आते हैं, एक EMF आगे रहेगा या पीछे रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस tan के वैल्यू पे। तो हमने 3 केस स्टडी किए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स फेज ही नहीं है। तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, I0 sin ओमेगा टी, E0 sin ओमेगा टी, दोनों भी फेज में। अगर XL का वैल्यू ग्रेटर होगा, अगर XL का वैल्यू ग्रेटर होगा तो देखो XL माइनस XC करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है तो EMF में एडअप होगा, EMF में एडअप होगा तो करंट से ये आगे चला जाएगा, करंट से आगे चला जाएगा। तो इसलिए EMF लीड कर रहा है, करंट से EMF क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय फेज अल्फा, बाय फेज अल्फा। तो यहाँ इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। देन अगर XC का वैल्यू ग्रेटर होगा, अगर XC का वैल्यू ग्रेटर होगा तो आंसर माइनस आएगा। तो यहाँ ओमेगा टी माइनस अल्फा होगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो यहाँ EMF क्या कर रहा है, लीड, अभी लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। देन EMF लैग बिहाइंड द करंट,
बाईफेज अल्फा। और ये कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें कैपेसिटर डोमिनेट होगा, कैपेसिटर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा बाकी दोनों को, इसलिए ये कैपेसिटिव इफेक्ट होगा। ये समझ में आ गया। तो ये है 3 हमारे कंसेप्ट। अब अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है तो हमें इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। क्या होता है? इंपेडेंस का वैल्यू अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम सिंपली याद रख सकते हैं बाय यूजिंग इंपेडेंस ट्रायंगल। तो अब इंपेडेंस ट्रायंगल क्या है? तो एक ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। ओके, अब इसको रिजल्टेंट को यहाँ लिखना है Z, यहाँ हम लिखेंगे R और यहाँ लिखेंगे XL माइनस XC, और ये जो एंगल होगा उसे कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं अल्फा, और ये होगा OAK। तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है इंपेडेंस ट्रायंगल। अब इस इंपेडेंस ट्रायंगल की वजह से आपको वैल्यू याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। देखो अब Z का वैल्यू अगर हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा? ये होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर हम tan अल्फा फाइंड करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज XL माइनस XC अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम इससे बना सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है इंपेडेंस ट्रायंगल। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। LCR सर्किट बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका अच्छे से स्टडी करो। LCR सर्किट में इंपेडेंस ट्रायंगल अगर आपको सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल और डायरेक्ट फॉर्मूले चाहिए, तो इंपेडेंस ट्रायंगल को याद रखो, तो आराम से आप फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए यही टॉपिक हम सीखा है, इसके बाद पावर वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो अब हम इस टॉपिक को ऊपर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।